हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू लर्नर जोन। इन न्यूज में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जान रहे हैं, हम लोगों ने रशिया यूक्रेन के कॉन्फ्लिक्ट से रिलेटेड हमने 5 पार्ट सीरीज के वीडियोस बनाए हैं, जिसका कि पहला पार्ट आपने शायद देख लिया हो, जिसमें कि हमने टाइमलाइन देखा था 1991 से लेके अब तक कि कैसे कैसे चीजें जो हैं रशिया और यूक्रेन के बीच में घटित हुई हैं। उसके बाद जो हम लोग पार्ट सेकंड में है, इस समय पार्ट सेकंड हम लोग डील कर रहे हैं रशिया यूक्रेन मिन्स्क एग्रीमेंट्स। एट प्रेजेंट अगर आपने देखा होगा पिछले कुछ दिनों से, हालांकि मिन्स्क एग्रीमेंट पहले भी कभी कभी न्यूज में रहा है, लेकिन पिछले कुछ दिनों से मिन्स्क एग्रीमेंट बार बार करंट अफेयर्स में या न्यूज़पेपर्स में देखेंगे आप, या समाचार चैनलों पे देखें, है ना, बार बार मिन्स्क एग्रीमेंट का नाम लिया जा रहा है। तो हम लोग अपने सेकेंड वीडियो या सेकेंड पार्ट में आज हम लोग मिन्स्क एग्रीमेंट के बारे में ही डिटेल में देखेंगे कि आखिर ये है क्या चीज। तो शुरू करते हैं मिन्स्क एग्रीमेंट। तो सबसे पहले तो ये जान लिया जाए कि मिन्स्क क्या है। मेरे ख्याल से कुछ लोग जानते भी होंगे कि मिन्स्क क्या है। मिन्स्क बेसिकली अगर आप देखें तो मिन्स्क जो है ये है बेलारूस की कैपिटल। ठीक है, तो बेलारूस की कैपिटल है, उसी के नाम से वो मिन्स्क एग्रीमेंट, मतलब वहां पे कुछ एग्रीमेंट साइन हुआ होगा, तो इसीलिए उसका नाम पड़ गया है मिन्स्क एग्रीमेंट। अब ये एग्रीमेंट किसके किसके बीच में है, तो ये क्या थे कि देवर अ सीरीज ऑफ, अगर आप देखें, देवर अ सीरीज ऑफ इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स which sought to end the war in the Donbas region of Ukraine। ठीक, यूक्रेन में जो डॉनबास रीजन है, जो कि कहां पे है, हमारा ईस्ट यूक्रेन में। तो ईस्ट यूक्रेन में जो डॉनबास रीजन है, वहां पे 2014 से ही, अगर आप देखें ऑरेंज रिवॉल्यूशन जो अभी हमने जस्ट पहले वीडियो में देखा था, कि 2014 से ही वहां पे लड़ाई चल रही है। और लड़ाई जो है कभी तेज हो जाती है, कभी एक तरह से मंद पड़ जाती है, लेकिन कॉन्फ्लिक्ट्स जो है वो निरंतर ही चल रहे हैं 2014 से ही, राइट फ्रॉम 2014। और इसमें अगर हम लोग देखें तो ये बेसिकली ईस्ट यूक्रेन का रीजन है, ईस्ट यूक्रेन का। और यहाँ पे इस पूरे रीजन को हम लोग डॉनबास रीजन बोल रहे हैं, डॉनबास रीजन। और यहाँ पे जो दो फोर्सेस हैं वो किसकी किसकी हैं, एक तो जो सेपरेटिस्ट ग्रुप्स हैं डॉनबास में, जो कि क्लेम कर रहे हैं कि वो आजाद होना चाह रहे हैं या आजाद हो चुके हैं, एक तो वो है। और उनको सपोर्ट कौन दे रहा है, उनको सपोर्ट दे रहा है रशिया। और दूसरी तरफ जो उनके विरोध में खड़े हैं, दे आर यूक्रेनियन फोर्सेस, वो यूक्रेन की सेना के लोग हैं। और लोकल जो वहां के लोग हैं, जो कि ये चाहते हैं कि वो रूस के साथ न जाए, या वो यूक्रेन से अलग होना नहीं चाहते हैं, बेसिकली वो लोग हैं सिर्फ। ज्यादातर कौन है, यूक्रेन की फोर्सेस है वहां पे। तो इन दोनों के बीच में 2014 से ही लड़ाई हो रही है। और उसी सिलसिले में अगर आप देखेंगे तो ये एग्रीमेंट्स हुए हैं, 2 बार एग्रीमेंट साइन हुए हैं। एक को बोलेंगे हम लोग मिन्स्क 1, और दूसरे को बोलेंगे, आगे चल के हम लोग देखेंगे, मिन्स्क 2। सबसे पहले मिन्स्क 1 में देखें अगर, तो मिन्स्क 1 बेसिकली क्या है, यूक्रेन और रशिया बैक्ड सेपरेटिस्ट एग्रीड अ 12 पॉइंट सीज फायर। सबसे पहले जानने वाली क्या चीज है कि एक तरह का सीज फायर एग्रीमेंट है। तो सीज फायर एग्रीमेंट मतलब किसी तरह से जो भी गोलाबारी चल रही थी उस समय, एक तरफ जो सेपरेटिस्ट ग्रुप्स थे देवर बैक्ड बाय रशिया, और दूसरी तरफ यूक्रेनियन फोर्सेस के बीच में, उनके बीच में सीज फायर डील है ये, जिसमें कि 12 बिंदु थे। कहां पे हुआ था, वही मिन्स्क में, है ना। कब हुआ था, तो सितंबर 2014 में। इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे तो इट्स प्रोविजंस, क्या क्या प्रोविजंस थे, इंक्लूडेड प्रिजनर एक्सचेंजेस, जो भी एक दूसरे के जो भी बंदी बनाए गए थे, आर्मी वाले या जो कुछ भी लोग थे, है ना, वो तो प्रिजनर्स का एक्सचेंज करना था। इसके अलावा डिलीवरीज ऑफ ह्यूमैनिटेरियन एड, है ना, जो भी युद्ध प्रभावित क्षेत्र थे, जो वॉर अफेक्टेड रीजन थे, वहां पे ह्यूमैनिटेरियन एड देने की बात थी। इसके अलावा विड्रावल ऑफ हैवी वेपन्स, जैसे आर्टिलरी में, है ना, तोप या आपके ये टैंक वगैरह, इस तरह के जो हैवी वेपन्स थे उनको वहां से हटाना था। इसके अलावा 5 months into a conflict that had by then killed more than
2600 पीपल, है ना। ये 2014 में ही कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ था। सितंबर में अगर सीज फायर डील हुई थी तो ऑब्वियस सी बात है करीबन मई जून की बात होगी। तो मई से लगभग ये कॉन्फ्लिक्ट चला आ रहा था, जिसमें कि 2600 लोग मर चुके। और अभी अगर प्रेजेंट जो जेलेंस्की प्रेसिडेंट है वहां पे यूक्रेन में, उनके मुताबिक अगर देखेंगे तो अब तक अगर देखा जाए, मतलब 2014 से अब तक, तो करीब करीब 15,000 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। अब मेन चीज क्या है कि मिन्स्क वन जो एग्रीमेंट था सितंबर 2014 में साइन हुआ था, लेकिन ये जो सीज फायर डील था वो बहुत जल्दी ही टूट गया। क्यों? क्योंकि दोनों ही साइड्स, मतलब यूक्रेन की तरफ से भी यूक्रेनियन फोर्सेस और दूसरी तरफ जो सेपरेटिस्ट ग्रुप्स थे बैक्ड बाय रशिया, इन दोनों ने ही जो सीज फायर डील में जो बातें थी उनका उल्लंघन किया, उनको वायलेट किया। इसके बाद देखिएगा नेक्स्ट आता है मिन्स्क 2, जो कि फरवरी 2015 में जिस पे सिग्नेचर किए गए, फरवरी 2015 में। अब मिन्स्क 2 में कौन कौन थे अगर देखें, पार्टीज कौन कौन है, तो एक आपको ये रशिया दिख रहा है आपको, इसके अलावा यूक्रेन है, इसके अलावा ऑर्गेनाइजेशन फॉर सिक्योरिटी एंड कोऑपरेशन इन यूरोप, जो कि यूरोप की एक संस्था है, जिसमें कि एट प्रेजेंट अगर आप देखें तो एट प्रेजेंट इसके 57 मेंबर्स हैं, 57 मेंबर्स यूरोप के। इसके अलावा देखिए लीडर्स ऑफ 2 प्रो रशियन सेपरेटिस्ट ग्रुप, डोनेट्स्क और लुहांस्क के, है ना, मतलब जो डॉनबास रीजन में जो 2 सेपरेटिस्ट रीजन है वहां पे ईस्ट यूक्रेन में, है ना, उनके लीडर्स ये भी थे उसमें। और 13 पॉइंट एग्रीमेंट यहाँ पे हमने देखा, है ना, यहाँ पे 13 बिंदु थे उस एग्रीमेंट में। लीडर्स ऑफ फ्रांस, जर्मनी, रशिया और यूक्रेन, इसमें अगर ध्यान से देखेंगे तो फ्रांस और रशिया जो थे, एक तरह से बीच में आप बोल सकते हैं कि दे ब्रोकर्ड द एग्रीमेंट, है ना, इन दोनों की कोशिश से ये बेसिकली एग्रीमेंट साइन हुआ हो पाया था। तो रशिया एंड यूक्रेन गैदर्ड इन मिन्स्क एट द सेम टाइम इशूड अ डिक्लेरेशन ऑफ सपोर्ट फॉर द डील। इन चारों देशों के जो नेता थे, है ना, उन लोगों ने इस मिन्स्क 2 जो एग्रीमेंट जो डील हुआ था इस पे अपनी सहमति व्यक्त की। अब इसमें क्या क्या था देखिए, इट सेट आउट मिलिट्री एंड पॉलिटिकल स्टेप्स दैट रिमेन अनइम्प्लीमेंटेड। अब इसमें भी वही हाल हो गया जैसे मिन्स्क 1 में था, दोनों ही साइड्स ने उसको माना नहीं और वायलेट किया। मिन्स्क 2 में जो भी डील था उसको अभी तक दोनों ही पार्टीज ने उसको इम्प्लीमेंट करने में बहुत ज्यादा कोई रुचि नहीं दिखाई। इसमें जो सबसे बड़ा जो ब्लॉकेज देखें, अ मेजर ब्लॉकेज हैज बीन रशियाज इंसिस्टेंस दैट इट इज नॉट अ पार्टी to the conflict and therefore it is not bound by its terms। अब यहाँ पे अगर आप देखें रशिया ने एक जो अपना रुख ले रखा है वो बड़ा ही एक तरह से सेफ रुख है, चालाक वाला रुख भी है, मतलब एक तरह से होता है ना कि विन विन सिचुएशन वाला जो रशिया ने अपना एक स्टांस ले रखा है। अब रशिया का ये कहना है कि ये जो लड़ाई है बेसिकली ये यूक्रेन की, एक तो यूक्रेन और इसके अलावा जो यूक्रेन के ही जो सेपरेटिस्ट ग्रुप हैं जो कि ईस्ट यूक्रेन में है, उन दोनों के बीच में लड़ाई है। तो ऐसे में ये दोनों पार्टी हो गए। अब ऐसे में रशिया जो है अब ये अपने आप को उससे अलग कर ले रहा है, बोल रहा है कि मैं तो भाई इसमें पार्टी ही नहीं हूं, तो मैं इस एग्रीमेंट में कैसे शामिल हो गया, तो मुझे तो कुछ करना ही नहीं है इसमें। अब ऐसे में देखिएगा, अब यहाँ पे जैसे फॉर एग्जाम्पल के तौर पे देखें कि पॉइंट 10, आप देखिए पॉइंट 10, है ना, ये 13 पॉइंट की जो डील है, फॉर एग्जाम्पल अभी आगे चल के हम लोग 13 पॉइंट आप देख सकते हैं। कॉल्स फॉर द विड्रॉवल ऑफ ऑल फॉरेन एंड आर्म्ड फॉर्मेशंस एंड मिलिट्री इक्विपमेंट फ्रॉम द 2 डिस्प्यूटेड रीजन्स। अब इसमें जो डिस्प्यूटेड रीजन है जो डॉनबास रीजन का, है ना, और उसमें के जो 2 सेपरेटिस्ट रीजन डॉनबास में, जो एक डोनेट्स्क और दूसरा है लुहांस्क, जो मिन्स्क 2 एग्रीमेंट हुआ था इसमें एक क्लॉज ये था जिसको कि पॉइंट 10 के नाम से जाना जाता है। उसमें ये था कि यहाँ से इस टेरिटरी से जितने भी बाहरी देशों के जो भी सेनाएं हैं, जो भी मिलिट्री इक्विपमेंट्स हैं, उनको डोनेट्स्क और लुहांस्क से बाहर जाना था। ठीक है। यूक्रेन सेज दिस रेफर्स टू फोर्सेस फ्रॉम रशिया। अब यूक्रेन का ये कहना है कि अगर आप पॉइंट 10 को देखिएगा तो इसका साफ मतलब है कि रूस को अपनी सेना को डोनेट्स्क और लुहांस्क से हटा लेना चाहिए। लेकिन मॉस्को जो है, मॉस्को क्या बोलता है, मॉस्को डिनाइज इट हैज एनी फोर्सेस दे। अब मॉस्को बोलता है, मॉस्को सीधे सीधे मुकर जा रहा है, रूस मुकर जा रहा है कि हमारी कोई सेना ही नहीं है वहां पे, हम लोग इसमें कोई पार्टी ही नहीं है। इसमें देखेंगे जो 13 पॉइंट्स हैं, 13 पॉइंट्स हालांकि आप इसको एक बार बस सरसरी निगाह दौड़ा सकते हैं, कोई बहुत ज्यादा हमें इसमें जाने की जरूरत नहीं है।
जैसे आप देख सकते हैं पॉइंट नंबर 1 में है कि एन इमीडिएट एंड कॉम्प्रिहेंसिव सीज फायर। इसके अलावा देखिएगा पॉइंट 2 है विड्रॉवल ऑफ ऑल हैवी वेपन्स, जैसा कि मिन्स्क 1 में भी था। मॉनिटरिंग एंड वेरिफिकेशन बाय ओएससीई 4 है, 5 है ना, इसी तरह से आगे कुछ पॉइंट्स इसमें दिए गए हैं इस सीज फायर के। और जो हम लोग अभी पॉइंट 10 के जिक्र कर रहे थे, देखिए अगले स्लाइड में पॉइंट 10 आपके सामने है। पॉइंट 10 यही वाला है, विड्रॉवल ऑफ ऑल फॉरेन आर्म्ड फॉर्मेशंस, मिलिट्री इक्विपमेंट एंड मर्सिनरीज। अब अगर इन 13 पॉइंट में देखें तो आप लास्ट में नीचे देख सकते हैं, द पार्टिसिपेटिंग पार्टीज and observers have generally stated that the Minsk agreements are the way forward for reaching a settlement in Ukraine. अब जो मिन्स्क एग्रीमेंट के एक तरह से जो सपोर्टर्स आप बोल सकते हैं, वो क्या बोलते हैं कि भाई मिन्स्क एग्रीमेंट जो है वो एक बहुत ही उम्दा टाइप का एग्रीमेंट है, जो कि एक तरह से राह दिखाता है आगे की, और इसी राह पे शायद आगे चल के शांति की स्थापना की जा सकती है। जबकि मिन्स्क एग्रीमेंट के जो क्रिटिक्स हैं, आलोचक हैं, वो क्या बोलते हैं, दे हैव क्रिटिसाइज्ड देम एज डिसएडवांटेजेस टू यूक्रेन एंड मेड अंडर ड्यूरेस ड्यूरिंग वॉर टाइम। जो इसके क्रिटिक्स हैं वो क्या बोलते हैं, वो ये बोलते हैं कि भाई यूक्रेन की एक तरह से मजबूरी थी मिन्स्क एग्रीमेंट्स पे साइन करना। क्यों? क्योंकि वो उस समय एक तरह से दबा हुआ था, और ये एग्रीमेंट जो है वो एक तरह से आप ये बोल सकते हैं कि जब कोई दबाव में है और दबाव में किया गया एग्रीमेंट है, इसका मतलब यूक्रेन ने पूरी तरह से अपनी सहमति से एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं, और कहीं ना कहीं वो दबावग्रस्त था। अब एट प्रेजेंट अगर आप देखिएगा कि मिन्स्क एग्रीमेंट की बात क्यों चल रही है, वो हम लोग देखेंगे, और ये देखिएगा कि व्हाई हैज 2015 एग्रीमेंट जो है फेल्ड टू एंड फाइटिंग इन ईस्टर्न यूक्रेन। ठीक है, तो इसमें देखिएगा, इसमें कुछ मेजर रीजंस कौन कौन से हैं, जिसमें कुछ हमने डिस्कस भी कर लिया है। पहला है द मिन्स्क सेकंड डील सेट आउट मिलिटरी एंड पॉलिटिकल स्टेप्स दैट रिमेन अनइम्प्लीमेंटेड, है ना। तो पहला तो यही है कि भाई उनका इम्प्लीमेंटेशन ही नहीं हुआ, दोनों पार्टीज ने रुचि ही नहीं दिखाई। इसके बाद देखिएगा मेजर ब्लॉकेज हैज बीन रशियाज इंसिस्टेंस दैट इट इज नॉट अ पार्टी टू द कॉन्फ्लिक्ट, है ना, ये हमने पहले देखा था अभी। इसके अलावा तीसरा पॉइंट आप देख सकते हैं, तीसरे पॉइंट में है इन जनरल मॉस्को एंड कीव इंटरप्रेट द पैक्ट वेरी डिफरेंटली। दोनों दोनों जो पार्टीज हैं इसमें, मेन पार्टीज मॉस्को और कीव या रशिया और यूक्रेन, वो दोनों जो मिन्स्क एग्रीमेंट है उनको पूरी तरह से उनका जो इंटरप्रिटेशन है ना, वो एकदम अपोजिट टाइप का है, अपने अपने तरह से इंटरप्रेट कर रहे हैं। ठीक, और चूंकि इंटरप्रिटेशन इस तरह से हो रहा है, तो इसीलिए कई बार इसे हम लोग मिन्स्क एग्रीमेंट के बदले में हम लोग इसको क्या नाम दे देते हैं, मिन्स्क कोनंड्रम, जो कि आगे आपको दिख रहा है। व्हाट इज द मिन्स्क कोनंड्रम। अब अगर आप देखें यहाँ पे कोनंड्रम का मतलब क्या है, कोनंड्रम का मतलब है एक किसी भी तरह की कंफ्यूजिंग सिचुएशन, या एक डिफिकल्ट सिचुएशन, या एक डिफिकल्ट क्वेश्चन, या डिफिकल्ट प्रॉब्लम। तो जो मिन्स्क एग्रीमेंट था वो बेसिकली मिन्स्क जो है वो उसमें इतना ज्यादा अलग अलग इंटरप्रिटेशन किए गए कि वो सोल्यूशन ना हो के बल्कि एक तरह से एक बड़ा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन सा हो गया है। तो इसीलिए इसको कई बार जो आलोचक हैं, क्रिटिक्स जो हैं, दे कॉल इट एज मिन्स्क कोनंड्रम। ठीक है, कोनंड्रम वर्ड इसीलिए इसके लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। अब इसमें क्या क्या है, कौन कौन किस तरह से इंटरप्रेट कर रहा है, तो देखिए अब इसमें क्या है कि यूक्रेन जो है, यूक्रेन सीज द 2015 एग्रीमेंट एज एन इंस्ट्रूमेंट टू रीस्टैब्लिश कंट्रोल ओवर द रेबल टेरिटरीज। अब यूक्रेन जो है, यूक्रेन मिन्स्क एग्रीमेंट को इस तरह से इंटरप्रेट कर रहा है कि जो उसका जो ईस्टर्न भाग है, जहां के जो हम लोग डोनबास रीजन के नाम से जान रहे हैं, है ना, वहां पे वो चाहता है कि जो उसकी एक तरह से जो कंट्रोल जो लूज कर रहा है उसको दोबारा किस तरह से हासिल किया जाए। तो वो मिन्स्क एग्रीमेंट को देख रहा है कि इस तरह से मिन्स्क एग्रीमेंट की सहायता से हम वहां पे दोबारा कंट्रोल हासिल कर सकते हैं। इट वांट्स अ सीज फायर, कंट्रोल ऑफ द रशिया यूक्रेन बॉर्डर। अब अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो आज की डेट में चूंकि रशिया जो है यूक्रेन के ईस्ट में है ना, रशिया जो है यूक्रेन के ईस्ट में है, और ईस्ट में ही ये सेपरेटिस्ट रीजन है डॉनबास वाला। तो एट प्रेजेंट अगर हम लोग देखेंगे जो फॉर्मल जो बॉर्डर है, फॉर्मल बॉर्डर है ना, मान लीजिए जैसे ये यूक्रेन है ना, और इधर ये रशिया है। तो अब ये क्या हो गया है कि इतना हिस्सा जो है, मान लीजिए ये ईस्ट वाला, अब रशिया की जो फोर्सेस हैं वो यहाँ पे ना होके वो यहाँ पे आ गई हैं, यहाँ पे ये। अब यूक्रेन जो है, यूक्रेन की कोशिश ये है कि दोबारा जो ये बॉर्डर है, इंटरनेशनल बॉर्डर,
जो रशियन फोर्सेस है वो दोबारा यहाँ से उठ के यहाँ पे आ जाए, जिससे कि दोबारा जो यूक्रेन और रूस का जो बॉर्डर है वो बहाल हो सके यहाँ पे, न कि रूस की सेना है ना यहाँ पे रहे। ठीक, तो वो कहीं ना कहीं यूक्रेन जो है, यूक्रेन देख रहा है कि मिन्स्क एग्रीमेंट जो है शायद ये रास्ता उसे दे सकता है। इसके अलावा इलेक्शंस इन डॉनबास, यूक्रेन चाहता है कि भाई वहां पे एक छोटे पैमाने पे किसी तरह से इलेक्शन करवा लिया जाए और वहां पे लिमिटेड डिवोल्यूशन ऑफ पावर। ऑब्वियस सी बात है, यहाँ के जो जो ईस्टर्न यूक्रेन में जो रीजन है, डॉनबास रीजन, वहां पे लोगों की जो मेन मांग है वो क्या है, अगेन वही कि सेपरेट, भाई कोई भी रीजन सेपरेट होना क्यों चाहता है, अंडर डेवलपमेंट या इस तरह की चीजें, है ना, तो वो लोग वहां पे ज्यादा से ज्यादा ऑटोनॉमी चाहते हैं। तो क्या है कि अगर मान लीजिए यूक्रेन जो है अगर कुछ पावर डिवॉल्व कर देता है, तो यूक्रेन को ऐसा लगता है कि शायद मिन्स्क एग्रीमेंट के थ्रू वो डिवोल्यूशन ऑफ पावर हो सकता है, जिससे कि ईस्ट यूक्रेन जो कि उसके हाथ से एक तरह से निकल रहा है, जो डॉनबास रीजन, वो उसके हाथ में फिर से या उसकी पकड़ में आ जाएगा। दूसरी तरफ अगर आप रशिया की बात करते हैं, तो रशिया व्यूज द डील एज ऑब्लाइजिंग यूक्रेन टू ग्रांट रेबल अथॉरिटीज इन डॉनबास कॉम्प्रिहेंसिव ऑटोनॉमी एंड रिप्रेजेंटेशन इन द सेंट्रल गवर्नमेंट। अब रूस जो है, रूस इस मिन्स्क एग्रीमेंट को इस तरह से इंटरप्रेट कर रहा है कि जो रेबल अथॉरिटीज हैं डॉनबास रीजन में, है ना, तो रूस जो है वो क्या चाह रहा है कि जो रेबल अथॉरिटीज हैं डॉनबास रीजन में उनको खूब सारा ऑटोनॉमी मिल जाए, है ना, यूक्रेन खूब ऑटोनॉमी दे दे। जबकि यूक्रेन क्या सोच रहा है, लिमिटेड डिवोल्यूशन ऑफ पावर। रूस क्या चाहता है, कॉम्प्रिहेंसिव ऑटोनॉमी, है ना, खूब ज्यादा डिवोल्यूशन ऑफ पावर हो। अब खूब ज्यादा डिवोल्यूशन ऑफ पावर हो तो ऑब्वियस सी बात है, जो यूक्रेन की जो केंद्रीय सरकार है, सेंट्रल गवर्नमेंट, और जो उनका लेजिस्लेचर है, वहां पे क्या होगा, वहां पे लेजिस्लेचर में इनके प्रतिनिधि ज्यादा हो जाए, मतलब उनकी संख्या बढ़ेगी। ऑब्वियस सी बात है, ये डॉनबास रीजन के, अब डॉनबास रीजन के अगर प्रतिनिधियों की संख्या बढ़ेगी, और चूंकि डॉनबास रीजन कहीं ना कहीं किसको सपोर्ट कर रहा है या किसके इन्फ्लुएंस में है, रशिया के, तो रशिया के इन्फ्लुएंस वाला जो रीजन है डॉनबास रीजन, अगर वहां के जो प्रतिनिधि हैं वो अगर यूक्रेन के सेंट्रल गवर्नमेंट में उनकी अगर मान लीजिए उपस्थिति बढ़ती है, तो ऑब्वियस सी बात है यूक्रेन की जो फॉरेन पॉलिसी है ना, उसमें कहीं ना कहीं दखल बढ़ेगा, किसका, तो ये डॉनबास रीजन के जो लोग हैं। और इनडायरेक्टली आप देखें तो यूक्रेन की फॉरेन पॉलिसी में अल्टीमेटली किसका दखल बढ़ेगा, रशिया का। तो रूस की ये ख्वाहिश है कि भाई मिन्स्क एग्रीमेंट के थ्रू क्या हो, वहां पे वहां पे फ्री एंड फेयर, मतलब वहां पे इलेक्शंस करवाए जाएं, और यूक्रेन की जो केंद्र सरकार है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, वो डिवोल्यूशन ऑफ पावर करे ढेर सारा, जिससे कि सेंट्रल गवर्नमेंट में डॉनबास रीजन के लोगों का प्रतिनिधित्व बढ़े, और वो जो प्रतिनिधित्व बढ़ेगा वो कहीं ना कहीं रशिया के लिए फायदेमंद होगा। अब देखिए एट प्रेजेंट अगर आप देखिएगा, पिछले कुछ दिनों से ये जो मिन्स्क एग्रीमेंट है वो पूरी तरह से फिर से लाइमलाइट में आ गया है ना, तो व्हाई इज द एग्रीमेंट इन फोकस नाउ। अब ऐसे में कुछ लोग ये मान रहे हैं कि मिन्स्क एग्रीमेंट जो है वो क्या है, वो भले ही लोग अलग अलग इंटरप्रेट कर रहे हो, लेकिन फिर भी इट ऑफर्स अ व्हीकल फॉर डायरेक्ट टॉक्स बिटवीन यूक्रेन एंड रशिया। कहीं ना कहीं मिन्स्क एग्रीमेंट जो है वो एक द्वार है या वो एक रास्ता है शांति का, जिससे कि दोबारा यूक्रेन और रूस जो है वो डायलॉग के टेबल पर बैठ सकते हैं और एक दूसरे से बात कर सकते हैं। ठीक, और इसमें जैसा कि हमने पिछले वीडियो में भी देखा था कि इसमें जो फ्रांस की जो भूमिका है वो बड़ी अहम लग रही है, क्योंकि फ्रांस निरंतर ही कोशिश कर रहा है कि किसी तरह से दोनों में शांति करा दी जाए, है ना, और दोनों निगोशिएशन पे आ जाएं। और इसमें जो फ्रांस के राष्ट्रपति हैं वो बहुत ज्यादा रुचि ले रहे हैं। ऑब्वियस सी बात है, उनकी कुछ डोमेस्टिक कहीं ना कहीं कुछ उनकी ख्वाहिशें हैं, क्योंकि फ्रांस में प्रेसिडेंशियल इलेक्शन होने वाले हैं, और जो मैक्रोन है, वो जो अभी वहां पे राष्ट्रपति हैं, वो कहीं ना कहीं वो ये चाह रहे हैं अपनी इमेज बनाना कि भाई देखिए हम एक ग्लोबल पीस मेकर हैं, वहां पे देखिए अशांति है और हमने वहां पे संधि करा दी, शांति लेके आ गए। इससे क्या होगा, इससे उनकी जो इमेज है ना, एक ग्लोबल लीडर की प्रोजेक्ट होगी, और उससे क्या होगा, उनको जो फ्रांस में जो इलेक्शंस होने वाले हैं उनसे शायद उनको फायदा हो, और इसीलिए वो और ज्यादा इसमें अपनी बढ़ती हुई भूमिका देख रहे हैं, है ना। इसमें देखिएगा, मॉस्को में सी मिन्स्क टू एज अ वे टू गारंटी इट्स सेंट्रल सिक्योरिटी डिमांड दैट यूक्रेन इज नेवर अलाउड टू ज्वाइन नाटो। अब मॉस्को कहीं ना कहीं इसमें यह भी देख रहा है कि मिन्स्क टू में, है ना, कहीं ना कहीं ये भी द्वार इसमें खुल रहा है
कि जो रूस की जो मेन डिमांड है ना, जैसा कि हमने पिछले पार्ट में भी देखा था कि रूस नहीं चाहता है बिल्कुल भी कि यूक्रेन जो कि जस्ट उसके पड़ोस में है वो नाटो का सदस्य बने। वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहता है, क्योंकि रूस पूरी तरह से नाटो के अपोजिट पोल पे खड़ा है। इसके बाद देखें, कीव सेज इट विल नेवर अलाउ रशिया टू हैव डी फैक्टो वीटो ऑन यूक्रेनियन, है ना, वही जो हमने अभी देखा था कि कीव कभी भी ये नहीं चाहेगा कि बहुत ज्यादा डिवोल्यूशन ऑफ पावर हो ईस्टर्न रीजन में, जिससे कि रशिया का इन्फ्लुएंस जो है वो बढ़े यूक्रेन की फॉरेन पॉलिसी। और यूक्रेन की फॉरेन पॉलिसी ऑब्वियस सी बात है, कहीं ना कहीं नाटो के करीब जाना है या नहीं जाना है ना, मेन मुद्दा ये है यहाँ पे, क्योंकि दो अपोजिंग पावर, एक तरह से पावर ब्लॉक्स की ये लड़ाई है। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं हम लोग इसी सीरीज के थर्ड पार्ट में बहुत जल्द। थैंक यू।